प्रिय विद्यार्थियों, आप सभी का एक बार फिर ज्ञान गंगा स्टडी की ऑनलाइन पॉलिटी की क्लास में स्वागत है। जैसा कि आपको पता है, हम एसएससी के प्रीवियस एग्जाम में पूछे गए उन भारतीय राजनीति से संबंधित प्रश्नों का यहाँ पर अध्ययन कर रहे हैं, जो कि आगे आने वाले एग्जाम में वे पूछे जाने की संभावना है। तो आज की क्लास में हम बात करेंगे संशोधन से लेकर भारत के संविधान में जो अनुच्छेद में यहाँ पे बात करेंगे हम अनुच्छेद से लेकर, संशोधन नहीं, भारतीय संविधान के अनुच्छेद से लेकर। अगर पिछले हम कुछ वर्षों के बारे में बात करें, चाहे एसएससी नहीं, एसएससी, रेलवे, पुलिस, किसी भी एग्जाम की बात करें आप जिसमें पॉलिटी पूछी गई है, उसमें सर्वाधिक क्वेश्चन जो पूछे गए हैं वो हमारे संविधान के आर्टिकल अनुच्छेद से संबंधित पूछे गए हैं। तो आज की इस क्लास की शुरुआत यहाँ पे करते हैं। शुरुआत करने से पहले मैं आपसे क्वेश्चन पूछूंगा। क्वेश्चन ये है कि भारतीय संविधान में संविधान के संशोधन की प्रक्रिया निम्नलिखित में से किस देश से संविधान से ली गई है। इसमें पहला ऑप्शन आपके पास है रूस, जर्मनी, कनाडा और दक्षिण अफ्रीका। भारतीय संविधान का संशोधन है, ये आपको आर्टिकल 368 में आपको देखने को मिलेगा, जिसके अंतर्गत हम संविधान के भाग में संशोधन करते हैं। तो आप इसका आंसर, राइट आंसर कमेंट बॉक्स में ABCD करके किसी भी जो भी आपको लगे दीजिए आप। ये क्वेश्चन के बारे में मैंने क्लास नंबर पॉलिटिकल 2 में आपको बड़े ही विस्तार से समझाया है। ठीक है, तो आज की क्लास में देखते हैं पहला प्रश्न क्या है। आज की क्लास में पहला प्रश्न है आपके सामने कि भारतीय संविधान में का निम्न में से कौन सा अनुच्छेद समान नागरिक संहिता से संबंधित है। समान नागरिक संहिता से कौन सा अनुच्छेद संबंधित है। तो यहाँ पे हम बात करेंगे अनुच्छेद नंबर 44 की। इसका राइट आंसर है अनुच्छेद 44। अब इसके बारे में समझ लेते हैं कि यूनिवर्सल सिविल कोड, इसको हम शॉर्ट में बोलते हैं यूनिवर्सल सिविल कोड, UCC के नाम से इसको जानते हैं। आखिर में समान नागरिक संहिता है क्या। आपने अगर हाल ही में आप खबरों के माध्यम से थोड़ा रुचि राजनीति में रखते होंगे तो आपको पता होगा ये बड़ा गर्माहट मुद्दा बना हुआ है राजनीति में समान नागरिक संहिता को लेकर। तो हम समझ लेते हैं कि समान नागरिक संहिता एक्चुअल में क्या होती है। देखिए, समान नागरिक संहिता का मतलब है प्रत्येक नागरिक को समान तरह से कानून बनाना। अब यहाँ पे आप कहोगे क्या इससे पहले जो हम कानून बना रहे हैं वो अलग अलग नागरिकों के लिए क्या अलग अलग है। देखिए, नागरिकों के हिसाब से तो कानून अलग नहीं है, लेकिन कुछ कानून जो हैं वो धर्म के हिसाब से अलग अलग यहाँ पे देखने को जरूर मिलते हैं। इसका ताजा तरीन उदाहरण आपको देखने को मिलेगा मुस्लिम और हिंदू धर्म से संबंधित। मुस्लिम धर्म में और हिंदू धर्म में विवाह के नियम में मुस्लिम मैरिज एक्ट और हिंदू मैरिज एक्ट दोनों अलग अलग हैं। मुस्लिम अधिनियम संविधान का ये कहता है कि एक मुस्लिम युवक एक साथ अपनी 4 पत्नियों को रख सकता है लेकिन हिंदू अधिनियम में ये कहता है कि एक साथ आप एक ही रख सकते हो, बशर्ते दूसरे का तलाक वहां पे नहीं हुआ है या दोनों उसमें राजी है, सहमति है। यहाँ पे सहमति होना ना होना जरूरी नहीं है चारों की, इनके पास नियम है कि 4 शादियां एक बार कर सकते हैं। हिंदू अगर दूसरी शादी करेगा तो उसका रूल ये है कि पहली वाले को उससे डिवोर्स देना पड़ेगा। तो इस बात को लेकर लोग बहस कर रहे हैं राजनेता हमारे कि क्यों, जब देश एक है, संविधान एक है, तो कानून धर्म के हिसाब से क्यों। तो इस बात को लेकर इस चीज को हम बोलते हैं समान नागरिक संहिता। धर्म के आधार पर या जाति के आधार पर रूल्स जो होते हैं, नियम जो होते हैं, सभी के लिए एक हों। तो इस बात को लेकर ये जो अनुच्छेद 44 ये नीति निर्देशक तत्वों का हिस्सा है। राज्य के नीति निर्देशक तत्व आप समझते होंगे, नीति निर्देशक तत्व जो होते हैं ये आयरलैंड से हमने अडॉप्ट किए हैं। और नीति निर्देशक तत्व का मतलब यहाँ पे होता है कि राज्य सरकार जो होती है, राज्य सरकार का मतलब यहाँ पे सरकार से होता है। सरकार जो होती है जो भी कानून बनाएगी वो जनता के हित में बनाएगी, जनता के कल्याण में। तो देखो, मौलिक अधिकार जो होते हैं वो जनता के लिए होते हैं, नीति निर्देशक तत्व होते हैं वो मौलिक अधिकार की तरह रिएक्ट करते हैं, ये जनता सरकार के लिए। सरकार को ऐसी गलत नीतियां ना बनाए जिससे कि जनता का दुख हो या जनता को किसी तरह की परेशानी हो, जनता के कल्याण में। यहाँ सरकार बनाएगी वो लाभ को ना देखकर अपने जनता देश के नागरिकों को कल्याण के भले के बारे में सोचेगी। तो अनुच्छेद नंबर 44 इसका आंसर है राज्य की नीति निर्देशक तत्व में। इसका मैं करंट का क्वेश्चन बता दूं, क्या किसी देश किसी भी राज्य में ये जो है ये आपका राज्य सूची का भी हिस्सा है और ये केंद्र सूची का भी हिस्सा है, इसका मतलब हम इसको समवर्ती सूची का हिस्सा बताते हैं। तो राज्य सरकार इसमें कानून बना ली है। एक राज्य ऐसा है भारत में जिसमें इस तरह का कानून लागू है, वो राज्य है गोवा। ध्यान रखना, गोवा अकेला ऐसा राज्य है जिसमें समान नागरिक संहिता लागू है पूर्ण रूप से पहले से ही। अगर हम बात करें हाल ही में उत्तराखंड
उत्तराखंड ने हाल ही में इसके लिए समिति बनाई है कि हम समिति बनाएंगे, उसके बाद जांच करवाएंगे, उसके बाद समिति की रिपोर्ट के आधार पर आगे समान नागरिक संहिता को लागू करने की सोचेंगे। इसके हाल ही में वर्तमान में चुनाव होने वाले हैं विधानसभा के गुजरात में। गुजरात सरकार ने भी अपने जो घोषणा पत्र होता है उसमें कहा है कि हम दोबारा अगर लौट के आते हैं तो हम भी समान नागरिक संहिता राज्य में लागू करेंगे। बहरहाल केंद्र सरकार का इस तरीका का कोई इंटेंशन अभी नहीं है। हमारे गृह मंत्री साहब ने इसके बारे में मना कर दिया है। अनुच्छेद 43 के बारे में हम बात करें। अनुच्छेद 43 कहता है कि श्रमिकों को निर्वाह मजदूरी, जो श्रमिक होते हैं काम करने वाले, उनको आप जो निर्वाह करने के लिए आप मजदूरी देंगे, बराबर मजदूरी मिलेगी कर्म उसके श्रमिक के आधार पर। अनुच्छेद 45 कहता है कि बच्चों को निःशुल्क शिक्षा, ये एक नीति निषेध तत्व का हिस्सा है। और 46 कहता है शैक्षिक एवं आर्थिक हितों को बढ़ावा, सरकार जो होगी शैक्षिक एवं आर्थिक हितों का बढ़ावा देगी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बात करते हैं। भारतीय संविधान के किस भाग में केंद्र राज्यों के संबंधों का उल्लेख मिलता है? केंद्र और राज्य के रिलेशन जो होते हैं ये किस भाग में आपको मिलेंगे? तो ये मिलेंगे भाग नंबर 11 में। भाग नंबर 11 में केंद्र और राज्यों से संबंधित सरकार क्वेश्चन मिलेंगे। यहां से मैं आपको एक और बना दूं, एक आयोग बना था, एक समिति बनी थी, इसका नाम था सरकारीय आयोग। सरकारीय आयोग आपसे क्वेश्चन ये पूछता है कि सरकारीय आयोग का संबंध किससे है? तो ध्यान रखना केंद्र और राज्यों के संबंध से, केंद्र और राज्यों के संबंध के बीच में एक आयोग बना था, इसका नाम था सरकारीय आयोग। अब यहाँ पे भाग 4 है। भाग 4 के बारे में हम बात करते हैं तो आपको पता होगा भाग 1 में आपका भारत का देश का नाम है, भाग 2 में नागरिकता है, और भाग 3 में क्या है? भाग 3 में है आपकी मौलिक अधिकार, और भाग 4 में है नीति निर्देशक तत्व, जिसके बारे में अभी हमने पढ़ा था। अब भाग 10, भाग 10 में जो है वो है एसटी और एससी क्षेत्र, एससी और एसटी के जो अनुसूचित जाति जनजाति के जो क्षेत्र हैं। भाग 12, भाग 12 में आपको मिलेगा वाद विवाद, जो वाद विवाद सरकार के होते हैं उनको यहाँ पे वर्णन किया गया है। भारत की सीमा के भीतर स्वतंत्र रूप से गमनागमन भारतीय संविधान के किस मौलिक अधिकार के तहत किया जा सकता है? मौलिक अधिकार मैंने बहुत डिटेल से बता चुके हैं इससे पहले वाली प्रीवियस वीडियो में। अगर आपने वो नहीं देखी जाकर इसको देखिए एक बार, वहां से आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। तो यहाँ से क्वेश्चन ये है कि मौलिक अधिकार जो हैं वो कौन से मौलिक अधिकार का कौन सा ऐसा अनुच्छेद है जिसमें आप भारत के भीतर किसी भी क्षेत्र में आ जा सकते हैं? मैं आपसे पूछूं, आप यूपी के हैं तो आप कहीं पर बिहार में जाना चाहते हैं, पश्चिम बंगाल में जाना चाहते हैं, जम्मू कश्मीर में जाना चाहते हैं, आप कहीं भी जा सकते हैं। कोई भी पासपोर्ट, कोई भी वीजा हैंडल करने की आवश्यकता नहीं होती है। इस तरह का जो इसमें क्वेश्चन है तो इसका जो आंसर है वो है आर्टिकल 19। आर्टिकल 19 में ये बात वर्णित है। अब आपका मैं क्वेश्चन आपसे पूछूंगा अनुच्छेद के बारे में भी। इससे पहले वाली क्लास में मैंने आपको बता चुका हूं कि अनुच्छेद 14 में आपको क्या मिलेगा। अनुच्छेद 14 मौलिक अधिकारों में कौन से मौलिक अधिकार की बात करता है? ये आंसर आपको देना अनिवार्य है। कमेंट बॉक्स में आपको देना है, इसका आंसर देना ही देना है, आप इसको इग्नोर नहीं कर सकते। अगर आपको नहीं पता तो वीडियो को इसको यहीं खत्म कीजिए, पुरानी वीडियो पे क्लिक कीजिए, वहां पे जाइए, वहां से आंसर लाइए, फिर वहां पे क्लिक करके फिर आप बताइए, जिससे कि हमें लगे कि हमारे साथ साथ आप भी मेहनत कर रहे हैं। प्यारे विद्यार्थियों, इस क्लास को बनाने में हमें बहुत रिसर्च करनी पड़ती है, बहुत मेहनत करनी पड़ती है, तब जाके एक क्लास आपकी पूर्ण होती है। इस 40 मिनट, 45 मिनट या 1 घंटे क्लास में हमको लगभग 8 या 9 घंटे का समय देना पड़ता है, तब जाके क्लास तय होती है। क्योंकि क्वेश्चन को ढूंढना, अरेंज करना, उसके बारे में एक्स्ट्रा डिटेल स्टोर करना, फिर आपके सामने क्लास को रिकॉर्ड करना, फिर उसके बाद वहाँ पर अपलोड करना, तब जाके क्लास बन पाती है। तो हमारी इस मेहनत का फ़ायदा उठाइए। व्यूज पर मत जाइए, व्यूज पर मत जाइए, व्यूज भले से कम हो सकते हैं हमारे, लेकिन कंटेंट हमारा वाकई लाजवाब है। इस बात को आप जब परीक्षा देने जाएंगे, आपको परीक्षा के बारे में ज्ञान होगा तो आप समझ पाए होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कहता है, देखिए, निम्न में से कौन सा अनुच्छेद सभी नागरिकों के लिए समान न्याय और निःशुल्क कानूनी सहायता को बढ़ावा देता है? समान न्याय मतलब सबको समान न्याय मिलेगा, निःशुल्क कानूनी सहायता मिलेगी। ठीक है, ये जो अनुच्छेद आपको है यहाँ पर, इसका आंसर है 39A, ऑप्शन नंबर ए 39A जो होता है हमें समान न्याय और कानूनी सहायता को बढ़ावा देने का काम करता है। एक नीति निषेध तत्व का एक हिस्सा है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बात करते हैं। भारतीय संविधान का अनुच्छेद चुनाव आयोग को संसद एवं राज्य विधानमंडल के चुनावों का पर्यवेक्षण करने का शक्ति कौन सा देता है? देखिए, यहाँ पे सीधे सीधे ये पूछा है कि चुनाव आयोग किस अनुच्छेद में आता है, सीधे सीधे ये पूछा है, लेकिन क्वेश्चन को घुमाया गया है। तो इसका आंसर होगा 324। चुनाव आयोग के बारे में मैं आपसे अभी बता देता हूं। चुनाव आयोग वर्तमान में आपसे पूछे चुनाव आयोग
वर्तमान में चुनाव आयोग जो हैं उनका नाम आपको पता होना चाहिए, उनका नाम है राजीव कुमार। वर्तमान में चुनाव आयोग का नाम राजीव कुमार। चुनाव आयोग में कुल 3 सदस्य पाए जाते हैं, जिसमें से एक मुख्य चुनाव आयुक्त और बाकी 2 चुनाव आयुक्त होते हैं। बाकी 2 चुनाव आयुक्त का नाम आप नोट कर लीजिएगा। एक का नाम है अनूप चंद्र, दूसरे का नाम है अरुण गोयल। ये 3 वर्तमान में 3 सदस्यीय चुनाव आयोग जो है ये आर्टिकल 324 में आपको मिलेगा। अगर आपसे पूछता है प्रथम चुनाव आयोग कौन थे, तो आपको पता होना चाहिए। सबसे पहले चुनाव आयोग मिला था 25 जनवरी को, सुकुमार सेन। सुकुमार सेन पहले चुनाव आयुक्त थे। चुनाव आयुक्त का जो कार्यकाल होता है चुनाव आयुक्त का, वो 6 वर्ष या 65 वर्ष की आयु दोनों में से जो पूरी हो जाए पहले उसके में रहता है। ठीक है, तो यहाँ पर जो दिया गया था वर्णन वो था आपका। अगर आपसे यहाँ पर क्वेश्चन पूछे, चुनाव आयोग 2 प्रकार का होता है, एक केंद्रीय चुनाव आयोग और एक राज्यों का चुनाव आयोग होता है। जब संविधान बना था उस समय केंद्रीय चुनाव आयोग को यहाँ पे परिभाषित किया गया था, लेकिन राज्य चुनाव आयोग जो है ये बाद में जोड़ा गया है संविधान में। ये जोड़ा था राज्य चुनाव आयोग जो है ये आपको मिलेगा आर्टिकल 243 के में, और इसका जो गठन हुआ था राज्य चुनाव आयोग का, ये ध्यान रखना आप 1992 में 73वें और 74वें संविधान संशोधन के तहत। ठीक है, राज्य चुनाव आयोग जो होता है, जो हमारे राज्य के चुनाव होते हैं न्यायपालिका नगर पंचायत वाले, वो राज्य चुनाव आयोग कराता है। आपको पता भी होगा कि 1992 में पहली बार जो आपका नगर पंचायत सिस्टम था वो लागू किया गया था 74, और नगर सिस्टम जो आपका नगर पंचायत है वो 74वें संविधान संशोधन में, और जो ग्राम पंचायत है वो आपका 73वें संविधान संशोधन में लागू हुआ था। तभी राज्य चुनाव आयोग को यहाँ पे नोट किया गया था। राज्य चुनाव आयोग का बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखना। राज्य चुनाव आयोग 243 के में, और केंद्रीय चुनाव आयोग जो भारत का एक होता है वो है आपका 324 आर्टिकल में। भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद भारत के राष्ट्रपिता के महाभियोग के प्रावधानों के बारे में बात करता है? भारत के राष्ट्रपति के महाभियोग। राष्ट्रपति आपको पता है, राष्ट्रपति का जो पद है ये हमने लिया है यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका से। इसको हटाने की जो प्रक्रिया है इसको महाभियोग बोलते हैं। ये भी कहाँ से लिया है हमने? यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका को। लेकिन इसका कार्य जो है, राष्ट्रपति का जो कार्य है वो कार्य करने की पद्धति भी वहीं से ली है, लेकिन इसका जो पद है वो किसके समान है, इसके जो अधिकार हैं वो लगभग ब्रिटेन की जो महारानी या क्राउन होता है, ब्रिटेन के क्राउन क्या मतलब है आपको पता होगा। यहाँ पर राजशाही तंत्र चलता है वंशानुगत तरीके से, वहाँ का राजा या रानी होते हैं, महारानी जिसको हम बोलते हैं, उनके जो अधिकार हैं वही हमारे राष्ट्रपति के अधिकार हैं। ठीक है, तो इस पे महाभियोग की जो प्रक्रिया है क्वेश्चन नंबर 46 में वो आपको मिलेगी अनुच्छेद 61 में। अनुच्छेद 61 में आपको महाभियोग के बारे में यहाँ पे बात करेगी। अनुच्छेद 51 के बारे में हम बताएं, अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा एवं शांति की बात होगी यहाँ पे। 54 जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, राष्ट्रपति का चुनाव की प्रक्रिया है वो आपको कहाँ मिलेगी? आर्टिकल 54 में। अगर हम 63 की बात करें, 63 में बताता है भारत के उपराष्ट्रपति। भारत में एक उपराष्ट्रपति होगा, और ये बात कहाँ पर कही गई है? अनुच्छेद 63 में की गई है। 54 में क्या होगा? एक आपका चुनाव होगा राष्ट्रपति का, वो पद्धति आपको 54 में देखने को मिलेगी। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद व्यवस्था करता है कि प्रत्येक राज्य में एक राज्यपाल होगा? प्रत्येक राज्य में एक राज्यपाल। मैं आपसे ये क्वेश्चन पूछूं कि राज्यपाल का जो पद है वो कहाँ से लिया गया, किस देश से लिया गया? तो ध्यान रखें ये किसी देश से नहीं लिया गया है, ये भारत का संविधान संशोधन है, भारत शासन अधिनियम, भारत शासन अधिनियम, भारत शासन अधिनियम, भारत शासन अधिनियम 1935, 1935 का जो भारत परिषद अधिनियम या भारत शासन अधिनियम आया था उसके तहत राज्यपाल का पद वहाँ पे लिया गया। अब यहाँ पे राज्यपाल होगा राज्य में, 21 अनुच्छेद में आपको देखने को मिलेगा, तो ये मिलेगा अनुच्छेद 153 में। 152 में क्या होगा इसके बारे में हम बात कर लेते हैं थोड़ी सी। 152 में आपको राज्य की कार्यपालिका, राज्य की कार्यपालिका, देखिए आपको पूछे 151 में क्या होगा? महालेखा परीक्षक की जो रिपोर्ट होती है, लेखा परीक्षक की रिपोर्ट का वर्णन 151 में मिलेगा। अगर 154 के बारे में हम बात करें तो राज्य की कार्यपालिका की शक्ति राज्यपाल में निहित होगी। देखो राज्यपाल का जो पद है वो 153 में आता है, लेकिन उसकी शक्ति जो होगी
वो किस्म होगी, वो होगी आपकी राज्य की कार्यपालिका की शक्ति, वो होगी आपकी अनुच्छेद। देखिए देश को चलाने की 3 इकाइयाँ होती है, मैं आपको बता दूं। एक होता है कार्यपालिका, एक होती है व्यवस्थापिका या हम जिसको बोलते हैं विधायिका, और एक होती है न्यायपालिका। 3 स्तंभ लोकतंत्र के माने जाते हैं। न्यायपालिका आपने सुना होगा मीडिया में, मीडिया को चौथा स्तंभ बोलते हैं। वर्तमान में 3 स्तंभ किसी भी देश के लोकतंत्र के माने जाते हैं। कार्यपालिका जो कार्य करती है, विधायिका जो नियम बनाती है, न्यायपालिका जो नियम के विरुद्ध काम करता है वो न्याय करती है। तो न्यायपालिका हमारे यहाँ सुप्रीम कोर्ट है, विधायिका जो हमारे यहाँ होती है जो नियम बनाती है, नियम बनाने वाली कौन होती है, मंत्रिमंडल, और कार्यपालिका पूरी गवर्नमेंट इसको कार्य करती है, उसको हम बोलते हैं कार्यपालिका, वर्तमान गवर्नमेंट। ठीक है, तो राज्यपाल की शक्ति होती है वो वर्तमान गवर्नमेंट से ही आती है। वर्तमान गवर्नमेंट जो होती है वो राज्यपाल की शक्तियों का प्रयोग करती है। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद का संबंध युद्ध, बाह्य आक्रमण या सशस्त्र विद्रोह की स्थिति में आपातकाल से है? यानी कि अगर बाहर से आक्रमण कर दिया किसी ने, देश में ही क्या हो गया, लोग शस्त्र उठा लिए, आपस में लड़ने भिड़ने शुरू हो गए, इस स्थिति में राष्ट्रपति के पास शक्ति दी गई है कि वो आपातकाल लगा सकता है। तो ये अनुच्छेद कौन से में आपको इस तरह का कॉन्सेप्ट मिलेगा? तो ये मिलेगा 352। देखिए 352 3 अनुच्छेद हैं आपातकाल संबंध, 352, 356 और 360, ये 3 अनुच्छेद आपको मिलेंगे। 352 में आपको मिलेगा राष्ट्रीय आपातकाल, राष्ट्रीय आपातकाल। मैं इनके बारे में बताऊंगा क्या होता है एक्चुअल में। ये होगा आपको राजकीय आपातकाल या हम कह सकते हैं राष्ट्रपति शासन, राष्ट्रपति शासन। और ये होता है आपका वित्तीय आपातकाल। मैंने आपको बताया था वित्तीय आपातकाल जर्मनी से लिया गया है, पिछली वाली वीडियो क्लासेस में मैंने आपको ये समझाया था। राष्ट्रपति शासन 352, राष्ट्रीय आपातकाल। राष्ट्रीय आपातकाल जो होता है ये अभी तक भारत में कुल 3 बार लगा है। पहली बार, ध्यान रखना बड़ी इंपॉर्टेंट चीज बता रहा हूं मैं आपको, पहला जो राष्ट्रीय आपातकाल लगा था वो आपका लगा था चाइना और पाकिस्तान के युद्ध के दौरान, जो हमने लड़ा 1962 से रहा था और ये 1968 तक रहा था। 1962 से 68 तक राष्ट्रीय आपातकाल लागू हुआ, पहला इतना लंबा चला था। आपसे ये डेट ध्यान रखना कब से लेकर कब तक चला, ये भी परीक्षा में पूछ सकता है। दूसरा आपातकाल जो था वो आपका लगा बांग्लादेश जब आजाद कराया भारत ने 1971 में इंदिरा गांधी के समय। तीसरा आपातकाल इंदिरा गांधी ने आंतरिक कारणों का हवाला देते हुए 1975 में करा दिया था, लगा दिया था फखरुद्दीन अली अहमद के द्वारा। ठीक है, तो लेकिन 1975 में कंडीशन ये थी कि 1975 में कोई भी बाहरी देश ने आक्रमण नहीं किया था भारत पर, ये अपने आप में आंतरिक स्थिति खराब होने के हवाला देते हुए इंदिरा गांधी लगा दिया था। बाद में इंदिरा गांधी को बहुत ज़्यादा इस्तीफा देना ही पड़ा था इस सिचुएशन से बाद, और ये बड़ी खराब कंडीशन आ गई थी और भारत के इतिहास में इसको काला दिन भी कहा जाता है। ये हो गया राष्ट्रीय आपातकाल। आपातकाल में होता क्या है, आपातकाल में जब राष्ट्रीय आपातकाल लगेगा तो भारत में जो राज्य सरकार होती है उनसे पावर छीनकर केंद्र सरकार राष्ट्रपति के हाथ में आ जाती है, राष्ट्रपति के हाथ में आ जाती है, कहने का मतलब ये है। ठीक है, केंद्र सरकार, अब पूरा देश एक रूप में काम करता है, बाउंड्री खत्म कर दी जाती है, पूरा देश भारत रहता है, ना कि अब वो राज्यों में बटा हुआ संघ नहीं रहेगा, ये सिर्फ एक रहेगा, जिससे कि एकता की भावना को पैदा किया जा सके। ठीक है, दूसरी बात यहाँ पे राष्ट्रपति शासन कब लगता है, राष्ट्रपति शासन जब लगता है जब राज्य में चुनाव हो रहे होते हैं, और पहला राष्ट्रपति शासन भारत में लगा था वो राज्य था पंजाब। अब तो ये हमेशा लगता ही रहता है, कोई नई बात नहीं है, हजारों बार लगा होगा। वित्तीय आपातकाल अभी तक भारत में नहीं लगा है। वित्तीय आपातकाल कब लगेगा, जब भारत में वित्त की कमी हो जाएगी, यानी कि धन की कमी हो जाएगी। तो ऐसा हमारे नेता लोग जब तक हैं तब तक हमें नहीं लगता कि भारत में धन की कमी होगी। भारत में धन बहुत है, नेताओं के पास, जनता के पास हो या ना हो फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, नेताओं के पास बहुत सारा धन आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, अब दूसरी बात यहाँ पर ये 352 के तहत आपातकाल लगेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बात करते हैं। संसद और उसकी समितियों और सदस्यों की सभा की शक्तियां, विशेष अधिकारों और उन्मुक्तियों के मुख्य रूप से भारत के संविधान किस अनुच्छेद में रखा गया है? देखिए संसद और उसकी समितियां, संसद में बहुत सारी समितियां होती हैं। ठीक है, और उनकी शक्तियों और विशेष अधिकार उन्मुक्तियों का रूप किस रूप से रखा जाएगा? तो ये अनुच्छेद आपका यहाँ पर बनेगा, वो बनेगा अनुच्छेद 105। 105 में आपको संसद की समितियां देखनी पड़ेंगी। देखिए संसदीय समिति की शुरुआत, वहां से एक क्वेश्चन बता दूं, 1921 से शुरू होती है। 1921 से संसदीय समिति की शुरुआत आपको देखने को मिलेगी। अब समितियों के बारे में बात करें, समिति 2 प्रकार की होती हैं, एक होती है स्थायी समिति और एक होती है अस्थायी
समिति। समय लेना इस बात को ध्यान से। स्थायी समितियां जो होती हैं इनकी जो संख्या होती है वैसे 7 होती है। दोनों प्रकार की समितियां जो होती हैं इनके बारे में बता दूं। कुल समिति जो होती है वो होती है संसद में कितनी, 24 समितियां होती हैं, जिसमें से 16 जो होती हैं, 16 समितियां जो होती हैं वो लोकसभा में, और 8 समितियां जो बनती हैं वो राज्यसभा से बनती हैं। मैं आपको इतना बता देता हूँ, स्थायी समितियां वो होती हैं जो परमानेंट रहती हैं, अस्थायी समितियां वो होती हैं जब तक उनका काम रहता है तब तक वो रहती हैं, काम समाप्त होने के बाद उनको भंग कर दिया जाता है। तो ये जो चीज़ें हैं ये कहाँ मिलेंगे आपको, ये मिलेंगे अनुच्छेद 105 में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। भारत के ये क्वेश्चन 2 पार्टों में डिवाइड हो गया किसी कारण बस, हम पढ़ लेते हैं। भारत के संविधान के किस अनुच्छेद में लोकसभा में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लिए सीटों का आरक्षण का प्रावधान। आप देखेंगे लोकसभा का मतलब जो होता है आपके सांसद महोदय होते हैं, महोदय सांसद लोग, जिसको हम मेंबर ऑफ पार्लियामेंट एमपी के नाम से भी संबोधन करते हैं। सांसद जो होते हैं जिसमें आपको पता है कुछ सीटें रिजर्व रखी जाती हैं एसटी और एसटी के सांसदों के लिए, व्यक्तियों के लिए, जो एसटी और एससी के ही वहां पे चुनाव लड़ेंगे। ये किस आर्टिकल में आपको देखने को मिलेगा, ये बात यहाँ पर कही गई है। तो यहाँ पर आंसर है इसका 330 में आपको एसटी और एससी के आरक्षण का प्रावधान देखने को मिलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के किस संविधान में, भारत संविधान के निम्नलिखित में से कौन सा लेख भारत के राष्ट्रपति के चुनाव से जुड़ा हुआ। अभी मैंने बताया था, बताइए आप अगर आपको पता है तो। मैंने आपको राष्ट्रपति के बारे में इससे पहले क्वेश्चन आया था, उसमें पूछा गया था, एक ऑप्शन था तो मैंने यहाँ पे बताया था। तो राष्ट्रपति का चुनाव जो होगा वो आपका होगा ऑप्शन नंबर डी 54 में। 54 में आपको एक निर्वाचन मंडल राष्ट्रपति का होगा। मैं आपको यहाँ पे क्वेश्चन और बता दूं, निर्वाचन राष्ट्रपति का जो निर्वाचन मंडल होता है, ध्यान रखना, राष्ट्रपति का निर्वाचक मंडल, निर्वाचक मंडल उसको कहते हैं जो इसको मिलकर चुनाव लगाता है। राष्ट्रपति का जो चुनाव होता है ये अप्रत्यक्ष रूप से होता है। चुनाव 2 प्रकार से होता है, प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष। प्रत्यक्ष चुनाव वो होते हैं जिसमें जो जनता होती है, पब्लिक होती है, वो डायरेक्ट अपने नेता को वोट देती है। लेकिन अप्रत्यक्ष चुनाव उसको कहते हैं जब जनता स्वयं नहीं वोट करती, जनता जिसको चुनती है वो उसको वोट करते हैं, तो वो होता है अप्रत्यक्ष चुनाव। तो हम राष्ट्रपति के चुनाव में डायरेक्ट जनता इन्वॉल्व नहीं होती। इसमें 3 लोग यहाँ पे बात करते हैं, एक राज्यसभा के मेंबर, एक लोकसभा के मेंबर और एक विधानसभा के मेंबर। ये तीनों लोग मिलकर राष्ट्रपति का चुनाव कराते हैं, जिसको हम बोलते हैं राष्ट्रपति का निर्वाचक मंडल। ये आपको है 54 मिलेगा, जिसमें बताया गया है कौन कौन राष्ट्रपति के चुनाव में आपको भाग लेगा। अगर उपराष्ट्रपति की बात करें, उपराष्ट्रपति में 2 ही होते हैं, राज्यसभा और लोकसभा। विधानसभा उपराष्ट्रपति के चुनाव में भाग नहीं लेती है। भारतीय संविधान के कौन सा अनुच्छेद वित्त आयोग की नियुक्ति की शक्ति प्रदान करता है। वित्त आयोग की नियुक्ति का शक्ति प्रदान करता है, वो करता है उनमें से कौन सा अनुच्छेद आपको मिलेगा, इसके बारे में यहाँ से क्वेश्चन पूछा गया है। देखिए, वित्त आयोग जो होता है, ये पहला वित्त आयोग का गठन 1951 में हुआ। अगर इसके बारे में आपसे पूछे पहले वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन थे, ये थे नियोगी। अब यहाँ पर जो नियुक्ति करता है इनकी वित्त आयोग की, वो नियुक्ति करने का अधिकार है राष्ट्रपति को। वित्त आयोग काम क्या करता है, केंद्र और राज्य सरकार में जो धन आया है उसके बंटवारे की बताता है, कितना धन कहाँ पर किसको कितने बंटवारा आपस में होगा, केंद्र और राज्यों के बीच में, टैक्स के बीच में। ठीक है, अगर आपसे पूछे वर्तमान में कौन सा वित्त आयोग चल रहा है, तो वर्तमान में चल रहा है 15वां वित्त आयोग। इसका जो गठन हुआ था 2017 में हुआ था, कार्यकाल 2021 से शुरू हुआ है। जिनका नाम है एन.के. सिंह। एन.के. सिंह जो है वो वित्त आयोग के अध्यक्ष है अभी वर्तमान में। इससे पहले 14वां वित्त आयोग था, उसके जो थे वो थे यावे रेड्डी अध्यक्ष थे। ठीक है, ये है इसका आंसर, आर्टिकल 280 में आपको देखने को मिलेगा। अगर हम बात करते हैं अनुच्छेद 300 की, अनुच्छेद 300 में आपको मिलेगा कि व्यक्ति को बिना किसी कानून के उसकी संपत्ति को वंचित नहीं किया जाएगा। अनुच्छेद 300 कहता है 300 कामे, आपको पता है क्या है 300 कामे, बताइए 300 कामे क्या है। ये मैं आपसे क्वेश्चन पूछ रहा हूँ, बड़ा फेमस क्वेश्चन है 300 आर्टिकल ए। उससे पहले मैं आपको 300 बता देता हूँ। ये कमेंट बॉक्स में आप राइट आंसर इसका दीजिए। देखो, आप कमेंट बॉक्स में देंगे नहीं देंगे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन आपको अगर देंगे तो आपके अंदर जानने की उत्सुकता बनेगी। आलस्य को छोड़िए, चीज़ों को सीखने के लिए 2 कदम आगे बढ़ाइए। 2 कदम आगे बढ़ाओगे, आप बढ़ाओगे तो 4 कदम हम आपको सिखाने के लिए आगे बढ़ाएंगे, क्योंकि हमारा मोटिवेशन आप ही के से मिलती है। 300 में कह रहा है कोई व्यक्ति किसी संपत्ति है
उसको आप बिना कानून के बनाए उसकी संपत्ति को आप वंचित कर दोगे, आपके पास 10 लाख रुपए ये आपका नहीं है, कानून कुछ कहता नहीं है, ऐसा नहीं है, कानून है नहीं ऐसा कोई कि आपके पास 10 लाख रुपए है तो आप उसको छुपा लो। तो अगर कानून नहीं है उससे संबंधित कोई भी, तो आप उसको उसकी संपत्ति से वंचित नहीं कर सकते। 290 जो कहता है, ये कहता है आपका जो आपके सरकारी कर्मचारी होते हैं उनके जो वेतन होते हैं और जो पेंशन होते हैं, उन दोनों का समायोजन यहाँ पर 290 में किया जाता है। उसके बाद हम आगे बात करें अनुच्छेद 320 में। अनुच्छेद 320 कहता है लोकसभा के कार्य, लोकसभा के जो कार्य का जो लोकसभा सॉरी जो आपका यहाँ पे लोकसभा आयोग होता है उसके जो कार्य होते हैं उसका संबंधित आपको यहाँ पे लोक सेवा आयोग का संबंधित 300 आर्टिकल 324 में देखने को 320 में देखने को मिलेगा। भारत के संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति के चुनाव की प्रणाली को बताता है? राष्ट्रपति के चुनाव की प्रणाली के बारे में मैंने बताया था कि अभी हाल ही में अनुच्छेद था जिसका नाम था 54 में राष्ट्रपति के अनुच्छेद के बारे में आपको देखने को मिलेगा, जिसमें आपको बताया गया है कि यहाँ पे निर्वाचक मंडल कौन होगा, राष्ट्रपति के चुनाव में निर्वाचक मंडल कौन होगा, कौन कौन यहाँ पे वोट डालेगा, जिसके बारे में मैंने अभी हाल ही बताया था। क्वेश्चन नंबर इसका आंसर 3 था। ठीक है, लेकिन 55 में आपसे पूछा गया है कि यहाँ पे क्या होगा, तो यह है अनुच्छेद 55। एक्चुअल में 55(3) अनुच्छेद जो आपको मिलेगा इसमें आपको राष्ट्रपति के चुनाव होगा, वो एक अलग प्रकार की आनुपातिक प्रणाली से होता है जो चुनाव प्रक्रिया, जिसको हम बोलते हैं आनुपातिक प्रतिनिधित्व, आनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली के द्वारा। ठीक है, दूसरा इसको हम बोलते हैं एकल संक्रमणीय प्रणाली। मैं गारंटी से कह सकता हूँ 90% लो 99% पढ़ने वाले एसएससी की तैयारी करने वाले बच्चों को एक्चुअल में इन पद्धति के बारे में पता नहीं होता है कि एक्चुअल में जो वोट होता है राष्ट्रपति का वो किस तरीके से होता है। एक एसएससी की तैयारी नहीं कर रहे हैं, अगर हम एक समान नागरिक के रूप में हम देखें तो हमें इसके बारे में जानकारी होनी चाहिए। एक बिना पढ़े आदमी को भी जानकारी होनी चाहिए कि एक्चुअल में ये हमारा जो देश का सर्वोच्च पद है राष्ट्रपति का, एक्चुअल में वो चुना कैसे जाता है। कई बार हमें यही नहीं पता कि हमारा सबसे बड़ा जो राज्य है, जो व्यक्ति है, पद है, वो हम पे शासन कर रहा है, वो एक्चुअल में कैसे चुना जा रहा है, इसके बारे में हमें नहीं पता। जब इसके बारे में हमें नहीं पता तो ये बड़ी गलत सी बात है कि एक्चुअल में पता होना चाहिए। ठीक है, अब अनुच्छेद 65 यहाँ पे इंपॉर्टेंट है, उसके बारे में बता देता हूँ। इसके बारे में पहले बता चुका हूँ। अनुच्छेद 65 आपसे कहता है कि जो उपराष्ट्रपति, अगर राष्ट्रपति नहीं है किसी कारण से, बस मृत्यु के अपेक्षा या राष्ट्रपति छोड़ के भाग जाता है अपनी सीट को, तो उसकी जगह पर उसका पदभार कौन ग्रहण करेगा, तो करेगा उपराष्ट्रपति। ध्यान रखना, भारत के संविधान में एक ऐसा पद है राष्ट्रपति का जो कभी भी खाली नहीं हो सकता। जिस दिन से राष्ट्रपति अगर है, मतलब अब खाली नहीं होने का मतलब यह है कि राष्ट्रपति का पद किसी भी कंडीशन में खाली नहीं होता। 2-3 बातें इनके इससे संबंधित बनाता हूँ। जैसे कि मान लो अभी कोई राष्ट्रपति है, ए व्यक्ति है, कोई राष्ट्रपति है, कल को ये व्यक्ति राष्ट्रपति पद अपनी इच्छा से छोड़ देता है, अपनी इच्छा से पद छोड़ देता है, इसको लग रहा है कि मैं राष्ट्रपति के पद का निर्वहन नहीं कर पा रहा हूँ तो मैं छोड़ देता हूँ। दूसरा कंडीशन ये होता है इसकी मृत्यु हो जाती है पद पर रहते हुए, या फिर ये जो है महाभियोग की प्रक्रिया के द्वारा हटा दिया जाता है। 3 कंडीशन में राष्ट्रपति का पद हट सकता है। अब इस कंडीशन में अगर हटता है, जिस दिन जिस पल ये हटेगा उस पल उपराष्ट्रपति ही क्या कहा जाएगा, राष्ट्रपति। इसकी कोई प्रक्रिया नहीं होती, कोई कागज या कोई शपथ ग्रहण नहीं होगा, उपराष्ट्रपति उसी दिन से उपराष्ट्रपति होगा। और आपको मैं एक बात और बताऊं, भारत के संविधान में उपराष्ट्रपति का कोई कार्य नहीं है। उपराष्ट्रपति को उपराष्ट्रपति के लिए सैलरी नहीं जाती। उपराष्ट्रपति जो होता है वो राज्यसभा का सभापति होता है, बस इतना काम है अपने रूप में, अगर जब तक राष्ट्रपति है तब तक। और राष्ट्रपति अगर नहीं है तब उसका काम राष्ट्रपति का होगा, और जब वो राष्ट्रपति बनेगा तो उसका जो वेतन और सैलरी और सुविधाएं और जो उसके आयोग मतलब उसके जो अधिकार होंगे वो सारे के सारे राष्ट्रपति के समान ही होंगे। दूसरी बात मैं बता दूं कि उपराष्ट्रपति एक राष्ट्रपति के पद पर आ जाता है तो कितने समय तक रह सकता है। कोई भी व्यक्ति राष्ट्रपति के पद पर अगर आता है, कोई भी का मतलब यहाँ पे उपराष्ट्रपति आएगा, उपराष्ट्रपति नहीं सुप्रीम कोर्ट का मुख्य जज आएगा, मुख्य जज नहीं है तो बाकी कोई वरिष्ठ जज यहाँ पे आएगा। अगर वो उपराष्ट्रपति का राष्ट्रपति के ना होने पर राष्ट्रपति का पदभार ग्रहण किया हुआ है तो वो 6 महीने से ज़्यादा पदभार नहीं रह सकता। ये संविधान में वर्णन है कि भाई साहब 6 महीने के अंदर चुनाव हो जाना चाहिए राष्ट्रपति का, क्योंकि देश का सर्वोच्च पद है भाई। ये सिर्फ
कंडीशन में लागू किए, मतलब उपराष्ट्रपति एक कंडीशन है कि राष्ट्रपति नहीं है तब वो बैठ सकता है, लेकिन ऐसा नहीं है हमेशा के लिए वो राष्ट्रपति बना दिया जाए उसे और वो राष्ट्रपति बना रहे, नहीं, ये 6 महीने से ज़्यादा नहीं बढ़ेगा। 6 महीने में आपको हर हाल में 6 महीने के अंदर चुनाव कराना ही होगा, ऐसा संविधान में वर्णन किया गया है। 54 क्वेश्चन कहता है कि भारत के संविधान के किस अनुच्छेद में सदन की बैठक करने की गणपूर्ति सदस्यों की कुल संख्या का 10वां भाग है। देखो गणपूर्ति क्या होता है, कोरम जिसको हम बोलते हैं, गणपूर्ति जिसको हम बोलते हैं कोरम, यानी कि अब आपका संसद जो है, संसद के 2 सदन हैं, ठीक है, एक है लोकसभा और दूसरा है राज्यसभा। आपको पता है लोकसभा में चुने हुए लोगों की संख्या 543 और राज्यसभा में टोटल जो जनसंख्या टोटल संख्या है विद नॉमिनेट कैंडिडेट के वो है 245। अभी क्या गया है कि अगर राज्यसभा की कार्रवाई शुरू करनी है 11 बजे से लेकर शाम 5 बजे तक संसद की कार्रवाई, लोकसभा की कार्रवाई शुरू होती है, राज्यसभा की कार्रवाई, ठीक है। अब इस कार्रवाई में ये कहा गया है कि ऐसा नहीं है 2 लोग आ गए 11 बजे तक और बोले भाई चलो भाई प्रोग्राम शुरू किया जाए, ऐसा नहीं होगा, ठीक है। तो कम से कम 1/10 यानी 1/10 का मतलब 10वां भाग, देखो यहाँ पे 2 तरीके 10/10 या फिर हम इसको कह सकते हैं 10%, ठीक है। तो 10% लोग कम से कम मौजूद होने चाहिए। तो 54 का 10% जो आएगा वो आएगा 55, यानी कि इतने लोग जब तक मौजूद नहीं होंगे लोकसभा में, लोकसभा की कार्रवाई नहीं चलेगी। और इसमें अगर हम देखें 24.5 यानी अब आदमी तो 24.5 होगा नहीं, ठीक है, तो 25 आदमी होने चाहिए, 25 सांसद इसके होने चाहिए, तब यहाँ पे कार्रवाई होगी। तो क्वेश्चन 2-3 तरीके से घुमा के पूछ सकता है। आपसे पूछूं मैं, लोकसभा में अगर गणपूर्ति पूछी है सदस्यों की संख्या में तो 55, राज्यसभा में पूछी है तो 25, परसेंट में पूछी है तो 10% और भिन्न में पूछी है तो 1/10 भाग, ठीक है। तो क्वेश्चन ये पूछा गया एक्चुअल में कहाँ मिलेगा, 10% का मतलब 100, तो ऐसे ध्यान रखेंगे इसको 100%, ठीक है। तो बड़ा आसान तरीका है, अनुच्छेद 100 का मतलब 10%, 10% के मतलब आ रहा है तो आप लगा लो वहाँ पे 100%, ऐसे तरीके आप याद कर सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बात करते हैं। सर्वोच्च न्यायालय यानी कि सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा भारतीय संविधान के एक अनुच्छेद के तहत की जाती है, यानी कि सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश होते हैं उनकी संख्या वर्तमान में कितनी है, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की संख्या वर्तमान में 34, इसमें से 33 मुख्य जज और जज और एक मुख्य जज के रूप में आते हैं, ठीक है। तो सुप्रीम कोर्ट के जो न्यायाधीश होते हैं इसकी नियुक्ति तो राष्ट्रपति करता है, ठीक है, और शपथ भी राष्ट्रपति दिलाता है। तो ये प्रक्रिया जो है आपको कहाँ देखने को मिलेगी, ये मिलेगी 124(2) में, आर्टिकल 124(2) में सुप्रीम कोर्ट आपको मिलेगा 124 में। और 324 में क्या मिलेगा, आपसे मैं क्वेश्चन पूछ रहा हूँ, अभी मैंने थोड़ी देर पहले बताया था, आर्टिकल 324 324 में क्या मिलेगा, बताइए आंसर, कमेंट बॉक्स में लिखिए आंसर, ठीक है। देखो जब तक इन चीज़ों को आप रिपीट नहीं करोगे, अगर आपने एक बार कमेंट ली ना तो हो सकता है ये क्वेश्चन आपको एक लंबे समय तक याद रहे, ठीक है। अब मन में घूमते रहो, पता नहीं होगा कुछ भी, क्या फर्क पड़ता है, तो ये फर्क पड़ना चाहिए आपको एक्चुअल में। आप विद्यार्थी हैं, आप अभ्यर्थी हैं, आप नौकरी के अभिलाषी हैं, तभी आपको नौकरी मिल सकती है जब आप एग्जाम में अच्छा स्कोर करके आएंगे, ठीक है। अच्छा स्कोर तभी कर पाएंगे जब आपको चीज़ें याद रहेंगी लंबे समय तक। रिवीजन आप ज़्यादा चीज़ों का एक साथ नहीं कर सकते, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम देखेंगे। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद विभिन्न आधारों पर किसी भी भारतीय नागरिक के साथ भेदभाव से संबंधित है। ये आ गए हम फिर दोबारा मौलिक अधिकारों में। कह रहा है कि कौन सा अनुच्छेद है जिसके तहत भारतीय नागरिकों के साथ भेदभाव नहीं किया जाता, किसी भी आधार पर, जन्म के आधार पर, जाति के आधार पर, किस राज्य में पैदा हुआ है उसके आधार पर, किस धर्म का है उसके आधार पर, किसी भी तरीके से आप किसी व्यक्ति से भेदभाव नहीं कर सकते। तो क्वेश्चन ये है कि एक्चुअल में कहाँ मिलेगा, तो ये मिलेगा आर्टिकल 15 में आपको देखने को मिलेगा। आर्टिकल 11 में 13 में क्या है, 13 में यह है कि कोई भी सरकार मौलिक अधिकारों से संबंधित वो कानून नहीं, कोई सरकार कोई भी ऐसा कानून नहीं बना सकती जो जिससे कि मौलिक अधिकारों का हनन होता हो, या फिर मौलिक अधिकार खत्म किए जा रहे हों, या फिर मौलिक अधिकार का जो बेसिक स्ट्रक्चर है, मूलभूत ढांचा है, वो खत्म होता हो। कमेंट बॉक्स में बताइए अनुच्छेद 19 का आंसर। भारतीय संविधान में कितनी अनुसूचियां हैं, भारतीय संविधान में कितनी अनुसूचियां हैं, देखो भाई भारतीय अनुसंधान में संविधान में कितनी अनुसूचियां हैं, वर्तमान में है 12। जब संविधान लागू हुआ था तो उस समय थी 8। उसके बाद नवी अनुसूची, ध्यान रखना नवी अनुसूची, 7वीं अनुसूची में समवर्ती सूची, केंद्र सूची और राज्य सूची है। 8वीं अनुसूची में बोले तो कितनी है भाषा हैं, कितनी भाषा हैं 22 भाषा हैं। 9वीं अनुसूची संविधान का पहला संशोधन 1951, ध्यान रखना सबसे पहले भारत के संविधान में जो पेन चलाई दोबारा काट के वो 1951 में चलाई गई थी, इसको हम बोलते हैं भारत का पहला संविधान संशोधन। और ये हुआ था मेरे लाल
1951 में, और इसमें जोड़ा गया था 9वीं अनुसूची। तो वर्तमान में अनुसूचियों की संख्या कितनी है? 12 है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में अस्पृश्यता उन्मूलन के विषय में उल्लेख कहाँ देखने को मिलेगा? अस्पृश्यता यानी कि मतलब है छुआछूत या किसी के साथ भेदभाव का कॉन्सेप्ट यहाँ पर है। तो क्वेश्चन नंबर, इसका आंसर आपको मिलेगा अनुच्छेद 17 में। 17,000 रुपए से आप किसी से, अगर आप 17 लाख रुपए कमाते हैं तो आप अस्पृश्यता दूर हो जाते हैं। अस्पृश्यता का मतलब है अब आपको लोग छूने को तरसेंगे। ऐसे आप ट्रिक बना लो उसकी। 17 लाख रुपए कमाने वाला व्यक्ति से कोई दूर नहीं भागेगा, उससे तो पास भागेंगे उसके पास छीनने के लिए पैसे। ध्यान रखेंगे इसको आप, ठीक है। 17 लाख रुपए में क्या हो जाएगा? लोग छूने को भागेंगे तो अस्पृश्यता का क्या हो जाएगा? अंत हो जाएगा, ठीक है। इस तरीके से क्वेश्चन को याद रखिए। कौन सा अनुच्छेद भारत के जम्मू कश्मीर राज्य से संबंधित है? अब यहाँ पे है, देखो क्वेश्चन है 2019 का, अब है नहीं, क्या है क्वेश्चन? था। कौन सा था? आर्टिकल 370, जो कि 2019 में खत्म हो गया और जम्मू कश्मीर एक पूर्ण राज्य बन चुका है, जिसमें 2 भाग हो गए, एक लद्दाख और एक क्या? जम्मू कश्मीर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बात करते हैं। भारतीय संविधान, ध्यान रखना यहाँ पे पिछले क्वेश्चन में चीज बता दूं, दो आर्टिकल हटे थे, एक 370 और दूसरा था आर्टिकल 35A, ठीक है, दोनों को खत्म कर दिया गया। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद मौलिक कर्तव्यों के बारे में बताएगा? कौन सा अनुच्छेद आपको बताएगा मौलिक कर्तव्यों के बारे में? तो देखो, मौलिक कर्तव्य एक्चुअल में 1976 में जोड़े गए थे और ये मौलिक कर्तव्यों की संख्या वर्तमान शुरुआत में 10 थी, अभी कितनी हो गई? 11 हो गई। मौलिक कर्तव्य हमारे खुद के कर्तव्य जो प्रत्येक नागरिक को जरूरी होते हैं करने। भाई मौलिक कर्तव्य है, जब देश से हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कुछ, तो हमारा भी तो कुछ होना चाहिए, लेकिन मान कौन रहा है आज के समय में, ठीक है। तो मौलिक कर्तव्य रूस से 1976 में सरदार स्वर्ण सिंह कमेटी की सिफारिश पर, सरदार स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर इसको जोड़ा गया था और ये 51A में और भाग है 4 का या 4A। 51 का हिंदी में बोले तो एको का और अंग्रेजी में बोले तो ए। तो 4A, अगर आपसे पूछे भाग कौन सा, नीति निर्देशक तत्व वाला जो भाग है ना, भाग 4 में आपको मिलेंगे नीति निर्देशक तत्व, जो कि हमने आयरलैंड से लिए थे, ठीक है। उसी में हमने ऐड करके 4A में जोड़ दिया गया 1976 में मौलिक कर्तव्यों को, और अनुच्छेद था 51A। सिर्फ एक अनुच्छेद में आपको इनका वर्णन मिलेगा, अनुच्छेद 86वां संविधान संशोधन हुआ, उसके तहत शिक्षा का अधिकार भी इसमें जोड़ दिया गया, जिसको हम बात करते हैं, कहते हैं 11वां मौलिक कर्तव्य। खेल का विषय भारतीय संविधान की सूची में आता है। देखो खेल हमने बताया था, 7वीं अनुसूची जो है वो 3 भागों में बटी हुई है, संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। संघ सूची में केवल केंद्र सरकार कानून बना सकती है उन विषयों पे, यहाँ पे कुछ चीजें लिखी हुई हैं जहाँ पे राज्य सरकार कानून बना सकती है। समवर्ती सूची में दोनों ही मिलकर काम बना सकती हैं, लेकिन दोनों की टकराहट की स्थिति में केंद्र सरकार यानी कि संघ का कानून मान्य होगा। तो खेल जो विषय है ये राज्य का विषय है कि खेल कि ये आपका केंद्र का विषय है। देखिए खेल एक्चुअल में जो है वो राज्य का विषय में आता है। खेल जो है एक्चुअल में राज्य सूची या सूची नंबर 2 की, फर्स्ट सूची संघ की सूची को बोलते हैं, सेकंड राज्य सूची को, और थर्ड बोलते हैं हम समवर्ती। ध्यान रखना ये संघ सूची, सेकंड संघ सूची को संघ सूची ना कहकर फर्स्ट सेकंड थर्ड के नाम से भी आपसे कह देगा, ठीक है। तो संघ सूची आपको मिलेगी 2 में, इसको 2 अनुसूची कहते हैं, तो इसमें आपको मिलेगा। तो दोस्तों आज की वीडियो को ज़्यादा विस्तार से लंबा नहीं करते, वरना क्वेश्चन तो हमारे पास और भी हैं, बहुत हैं। लंबा जब मैं हो जाएगा तो हो सकता है आप बोर फील हो कर रहे हो। तो आज की वीडियो क्लासेस को हम यहीं पर पूर्ण विराम देंगे। अगली यहाँ पे 61 से 62, 63, 64 जो आपके क्वेश्चन बनेंगे उसके बारे में हम कल नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे। उम्मीद कर रहे होंगे कि आज की वीडियो आपको पसंद अवश्य आई होगी, और इस चीज़ को ध्यान रखकर अगर आप चैनल पर जुड़ चुके हैं तो कंटेंट पे फोकस कीजिए, व्यूज़ पे मत देखिएगा। व्यूज आप देखेंगे तो व्यूज तो आपको सपना चौधरी के गानों में भी मिलियन से मिलेगा। तो व्यूज देखिए तो वहां जाइए, कंटेंट देखिए, आपके भविष्य की चीजें देखिए तो आपको यहाँ पे मिलिए, हमारे साथ जुड़िए। हम आपको एक अच्छा कंटेंट प्रदान करने की पूर्ण कोशिश कर रहे हैं, ठीक है, जो कि आपकी परीक्षा के लिए कारगर साबित होगा, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।